बात 2016 की है। न्यू दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी है। अमेरिकन एम्बेसी के साथ एक अमेरिकन एम्बेसी का स्कूल है जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, एम्बेसी के स्टाफ के भी और बाकी और भी लोग। इसी स्कूल में एक वक्त में एक लड़की असिस्टेंट मैनेजर हुआ करती थी, नाम लीना शर्मा। लीना शर्मा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सुहागपुर की रहने वाली थी। माँ बाप अमीर थे, काफी जमीन जायदाद, तो बचपन में ही अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के लिए फैमिली वाले दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली में ही लीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी खासी अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में नौकरी मिल गई, असिस्टेंट मैनेजर की जिंदगी सब ठीक ठाक चल रहा था। उधर गांव में उसके जमीन थी सुहागपुर में, करीब 22 एकड़, अच्छी खासी करोड़ों रुपए की जमीन। चूंकि वो दिल्ली में रहती थी, एक और बहन कहीं और, तो उस जमीन की देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, एक सिर्फ मामा थे। तो बीच में लगा कि जमीन कोई हड़प न ले, तो लीना शर्मा ने तय किया कि वो गांव जाएगी और अपने उस जमीन की फेंसिंग कराएगी ताकि जमीन की हिफाजत की जा सके। इसके बाद वो गांव पहुंचती है, यही सुहागपुर मध्य प्रदेश में। दिल्ली से भोपाल जाती है, फिर भोपाल में अपने एक दोस्त के साथ रहती है, फिर वहां से वो इस होशंगाबाद जिले के सुहागपुर पहुंचती है। 28 अप्रैल 2016 वहां गई। उसके बाद 29 अप्रैल की सुबह उसे फेंसिंग करानी थी। उसने पहले ही मजदूरों और बाकी लोगों से बातचीत कर ली थी, फेंसिंग के लिए जरूरी तार और बाकी चीजें मंगा ली थी। लेकिन फिर 29 अप्रैल 2016 के बाद लीना शर्मा का कोई पता नहीं चलता, ना दोस्तों के कांटेक्ट में, ना अपनी सिस्टर के कांटेक्ट में। और धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और लीना शर्मा की किसी से बात नहीं हो रही। इधर वो दोस्त जिनके साथ वो लगातार चैट करती, बातचीत करती, वो उसे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। उधर सिस्टर भी परेशान। करते करते करीब 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद अब मई का महीना आ गया, 2016। मई के महीने में एक रोज लीना जो शर्मा थी, उसके मामा प्रदीप शर्मा, वो सुहागपुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी भांजी जो दिल्ली में रहती है, वो मध्य प्रदेश पहले भोपाल गई और फिर यहां जमीन की फेंसिंग के लिए आई थी, और 28 अप्रैल 2016 की सुबह से वो गायब है। हमने उसको काफी ढूंढने की कोशिश की, उसका मोबाइल बंद है। मुझे पहले लगा कि वो चली गई अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास से, दिल्ली लौट गई होगी, लेकिन लगातार उसका मोबाइल बंद आ रहा है, इसलिए मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तो लीना शर्मा गायब, उसे ढूंढा जाए। अब लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लीना शर्मा जब आखिरी बार गायब हुई उसके 7 दिन के बाद उसके मामा ने पुलिस में लिखा दी। अब इधर फैमिली, उनके सिस्टर, बाकी लोगों को पता चला, सब परेशान, सब ढूंढ रहे हैं, कोई सुराग नहीं। इधर उस वक्त जो दोस्त थे, उन दोस्तों को भी जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वो परेशान हो रहे हैं। लगभग 2 हफ्ते और निकल गए, 15 दिन बीत गए इस लीना शर्मा को गायब हुए भी। अब दोस्तों ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला ली, सेव लीना शर्मा। अब जब मुहिम चली तो खासतौर पर मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो आला पुलिस अफसरों तक भी बात गई। अब उसके बाद सुहागपुर पुलिस स्टेशन और वहां के जो इलाके के आला अफसर थे, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई अब ढूंढो, क्योंकि एक लड़की गायब है और 15 दिन हो गए, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, ना जिंदा मिल रही ना मुर्दा मिल रही। अब सोशल मीडिया का प्रेशर था, बाकी सारी चीजें थी। पुलिस ने कहा अब ढूंढते हैं। अब पुलिस ने मामा के एफआईआर के हिसाब से बयान लेने शुरू किए। अब एक तो लीना शर्मा का मोबाइल नहीं मिल रहा था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि वो लौट आएगी, इसलिए उसने ठीक से जांच भी नहीं की थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने सचमुच अब ईमानदारी से जांच शुरू की। तब उसने देखा कि एफआईआर में लिखा हुआ कि 28 अप्रैल 2016 की सुबह से लीना गायब है। अब उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया था। 15 दिन के बाद जब पुलिस सीरियस हुई तो आखिरकार सर्विलांस से उस मोबाइल का पता चला, और पता चला कि एक पिपली इलाका है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर इस सुहागपुर से, वहां पे ये फोन एक्टिव है। पुलिस की टीम वहां पहुंची, उस लोकेशन और सर्विलांस के जरिए एक लड़के तक पुलिस पहुंची। उस लड़के के पास पहुंची तो पता चला कि ये वही मोबाइल है जो लीना शर्मा इस्तेमाल कर रही थी गायब होने से पहले। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा कि देखिए, मैं कोई चोर नहीं हूं, ना चुराई है, ये मुझे एक ट्रेन में मिली है और उस ट्रेन में ये लावारिस फोन पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। अब उस लड़के के बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि हाँ, वो ठीक ठाक लड़का है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो पुलिस ने उसके बयान लेकर उसे छोड़ दिए।
अब मोबाइल लीना का पुलिस के हाथ में, सीडीआर निकाला गया, कॉल डिटेल। जब कॉल डिटेल निकाला गया तो जिस दिन आखिरी, जब एफआईआर के हिसाब से गायब हुई थी, आखिरी तमाम कॉल्स पे पुलिस ने अपनी पूरी जांच का दायरा वहां पे लगा दिया। जो लीना का मोबाइल था जब वो गायब हुई, जो लास्ट एक नंबर था वो अननोन नंबर था। पुलिस ने उस नंबर को वापस कॉल किया तो पता चला कि वो नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस की टीम उस ऑटो ड्राइवर को लेकर आई और उस ऑटो ड्राइवर से अब पूछताछ हुई। उससे पूछा गया कि ये तुमको लास्ट कॉल, तुम कौन, कैसे जानते हो लीना शर्मा को? तब उसने बताया कि हाँ मैं जानता हूं, मैं इनको 29 अप्रैल की सुबह 9 बजे अपने ऑटो से लेकर गांव गया था। उन्हें कहीं अपनी जमीन की फेंसिंग करानी थी। तो पुलिस ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 29 अप्रैल को कैसे जा सकते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं 29 अप्रैल को ही गया हूं। अच्छा, कॉल डिटेल जो है वो 29 अप्रैल का, 29 अप्रैल को। अब पुलिस का यहां से माथा ठनका। उसने कहा कि ये कॉल डिटेल भी 29 का, यानी 29 को एक्टिव थी लीना, उसने कॉल किया है सुबह, और जिस नंबर पे कॉल किया वो कॉल एक ऑटो ड्राइवर को किया और ऑटो ड्राइवर उनके सामने बैठा गवाही दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एफआईआर है, उस एफआईआर में लीना की गुमशुदगी की तारीख लीना के मामा ने 28 अप्रैल सुबह लिखाई है, मतलब 24 घंटे पहले। पुलिस को लगा हो सकता है मामा शायद भूल गए हो तारीख। इस ऑटो वाले और मोबाइल की बात पुलिस ने अभी छुपा कर रखी। अब पुलिस ने फिर मामा को बुलाया इस बहाने से कि हम उसकी तफ्तीश तलाश कर रहे हैं, कुछ और जानकारी हो तो आप दीजिए। मामा ने फिर वही कि नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं, यहां से चली गई थी, जमीन फेंसिंग कराने के लिए आई थी। तो पुलिस ने घुमा फिरा कर पूछा कि अच्छा फिर 28 अप्रैल की सुबह आपने क्या क्या किया था? ये था। तो उसने अपनी वही कहानी सुनाई, वो मिलने वाली थी लेकिन आई नहीं। फिर पुलिस ने कंफर्म किया कि आप कहीं डेट में कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं 26, 27, 28, 29 तो नहीं है कुछ? बोला नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन 28 अप्रैल था। जब पुलिस ने हर तरफ से कंफर्म कर लिया कि 28 अप्रैल पे ही अड़ा हुआ है, उसके बाद फिर पुलिस ने जो प्रदीप शर्मा मामा है, अब उनसे तमीज से पूछताछ की। असल में प्रदीप शर्मा एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे वहां पे, और इलाके में अच्छा खासा दबदबा, तो कोई बोलता भी नहीं था खिलाफ। लेकिन यहाँ एक एफआईआर और एक गवाह दोनों आमने सामने हैं, दोनों क्लैश कर रहे हैं, दोनों के बयान। इधर जो सोशल मीडिया पे सारी मुहिम चल रही थी लीना को लेकर, उसमें बहुत सारे दोस्त बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि लीना का अपने मामा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, क्योंकि मामा ने उसकी बहुत सारी जमीन हड़प रखी है, तो मामा से पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है। अब जब एफआईआर की तारीख क्लैश की 28 अप्रैल और ऑटो ड्राइवर का बयान 29 अप्रैल, तब पुलिस को लगा कि दाल में काला है। इसके बाद फिर पुलिस ने मामा को उठाया, तसल्ली से पूछताछ की। अब मामा पहली बार टूट गया। फिर मामा ने कहानी सुनी। कहानी यह थी कि कुल 22 एकड़ जमीन थी। 22 एकड़ जमीन गांव में थी, बच्चे सब बाहर पढ़ रहे थे, तो जमीन पे फसल उगाते, जो भी उसमें पैसे थोड़े बहुत मिल जाते वो इन लोगों को भेज देते। प्रदीप शर्मा की अपनी भी जमीन थी अलग, लेकिन 22 एकड़ ये जमीन लवीना और उसकी फैमिली की थी। तो किसी ने कहा कि अब उस 22 में से करीब 10 एकड़ जमीन पर प्रदीप शर्मा ने एक तरह से कब्जा ही कर रखा था, फसल वसल उगाता। अब चूंकि मामा था तो कई बार रिलेशन में होता है, कहता छोड़ दो, चलो फसल ही उगा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, मामा को लगा कि ये 10 एकड़ जमीन हमारी हो गई। इधर इस बीच में फैसला किया लवीना ने कि अब वो गांव जाकर अपने जमीन की पूरी 22 एकड़ जमीन की फेंसिंग करा लेगी ताकि वो सुरक्षित रहे। तो उसने मामा को फोन किया। मामा को लगा कि अगर ये पूरे 22 एकड़ की कर देगी तो वो 10 एकड़ भी उधर चला जाएगा, हमारे हिस्से कुछ आएगा नहीं, मामा लालची। इसके बाद 26 अप्रैल को दिल्ली से निकलती है लवीना, भोपाल जाती है, और फिर भोपाल से ही वो फोन पे बात करती है। उसके कुछ जानकार थे, उनके जरिए 2-3 मजदूरों का इंतजाम करती है, फेंसिंग के लिए जरूरी चीजों का इंतजाम करती है, और फिर पहुंच जाती है सुहागपुर सुबह। वहां पहुंचती है, मामा को उसने इन्फॉर्म कर दिया था, मामा भी वहां पहुंच गया, फेंसिंग शुरू होने वाली थी। तब मामा एंड टाइम पर कहता है कि तुम अभी क्यों फेंसिंग करा रही हो, मुझे भी अपनी जमीन, क्योंकि उसकी जमीन से लगता हुआ मामा की भी अपनी जमीन थी, उसने कहा मुझे भी अपनी जमीन की फेंसिंग करानी है, तो जब मैं कराऊंगा तो एक साथ करा दूंगा और तुम परेशान मत, तो तुम्हें बार बार आना भी नहीं पड़ेगा। तब तक लवीना को कुछ शक था नहीं, उसने कहा ठीक है मामा। उसने जो फेंसिंग के लिए सारा सामान लाया था, अपनी जमीन के बराबर में एक घर था, उसके पड़ोसी एक तरह से पुराने जानकार, उसने वहां सब कुछ रखवा दिया। मजदूर चले गए, अब सिर्फ 3 लोग बचे, एक मामा और उस मामा का 2 खास नौकर। मामा ने सुबह अपने दोनों नौकरों से कहा था कि अगर ये फेंसिंग कराने पर अड़ी रही तो हम इसे मार डालेंगे। अब सब चले गए, तो उसने कहा आओ तुम मेरे साथ। वो अपने घर के पीछे ले गया
वहाँ कोई था नहीं, खेत के पास कोई परिवार दूर रहता था। वहाँ ले जाकर फिर उसने उससे कहा कि तुम ये फेंसिंग मत कराओ और ये 10 एकड़ ज़मीन हमें दे दो। लवीना ने मना कर दिया। इसी दौरान पीछे से एक नौकर आया, उसने एक वजनी पत्थर से लवीना के सर पर हमला किया। फिर उसके बाद दूसरे ने हमला किया, लवीना गश खाकर नीचे गिर गई। इसके बाद डंडा उठाया और खुद मामा ने अब लवीना को पीटना शुरू किया और फिर बोलने लगा कि जाकर भाग कर तुम ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर आओ। दूसरा नौकर ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर जितनी देर तक आया उतनी देर में अगले करीब 5 से 10 मिनट तक मामा अपनी ही भांजी को बेतहाशा पीटता रहा डंडे और पत्थरों से, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि लवीना मर चुकी है। जब वो मर गई तो फिर उसने उसकी लाश को ट्रैक्टर में डाला, दोनों नौकर के साथ बैठे और वहां से कुछ दूर एक जंगली इलाका है जहां पे जंगली नाला है। उस नाले में कभी पानी आता है, कभी सूखा होता है। वहां जाकर इन तीनों ने नाले का गड्ढा खोदा। उस ट्रैक्टर में पहले से इन्होंने यूरिया और नमक रख रखा था ताकि लाश जल्दी गले। गड्ढा खोदने के बाद खुद मामा ने अपनी भांजी के सारे कपड़े जिस्म से उतार लिए ताकि उसकी कोई शिनाख्त न रहे। वसीयतनामा भी एक लेकर आई थी, जो 22 एकड़ की जमीन थी लवीना अपने साथ, वो वसीयतनामा भी उससे निकाल लिए, उसके सारे गहने वहने निकाल लिए। फिर उसके बाद उस गड्ढे में लवीना को डालकर उस पर से यूरिया और ये नमक वमक डालकर उसे बंद कर दिया। वापस आया, खामोश बैठा रहा। 1 हफ्ते बाद उसे लगा कि कहीं ये खबर ना आ जाए कि वो मुझसे मिली थी। तब उसने जाकर खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। जब उसने ये कहानी सुनाई, 15 दिन के बाद अब पुलिस की टीम मामा और उसके 2 नौकरों को लेकर उस जंगली नाले पर जाती है। जंगली नाले पर जाने के बाद उन्हीं तीनों से कहा जाता तुमने कहाँ किया, खुदाई करो। फिर खुदाई होती है। उस खुदाई के बाद अंदर से आधी अधूरी लाश निकलती है, क्योंकि 15 दिन हो चुके थे और नमक और यूरिया वैसे ही डाला गया था। तो लाश इस हालत में नहीं थी कि पहचाने जा सके। फिर उसको निकाला गया, हॉस्पिटल भेजा गया। अब ये कि ये लवीना है, कातिल तो खुद कह रहा है, लेकिन कानून नहीं मानता जब तक सबूत ना हो। तो फिर लवीना की उस लाश की शिनाख्त के लिए भोपाल में रहने वाली लवीना की सिस्टर से डीएनए सैंपल लिया गया और इसके बाद उस डीएनए सैंपल को भेजा गया। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आई, डीएनए सैंपल मैच कर गया, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये लाश लवीना की है लाश। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन करीब 9 महीने और 11 महीने के बाद तीनों जमानत पर बाहर भी आ गए। ये भी एक पहलू हमारे यहाँ कि सब कुछ कंफर्म हो गया और मर्डर का केस है, लेकिन 9 और 11 महीने, 9 महीने के बाद मामा खुद जेल से बाहर आ गया और 3 महीने उसके बाद दोनों नौकर भी जेल से बाहर आ गए। इसके बाद चार्जशीट हुई, ट्रायल चलता रहा। अभी मार्च 2 महीने पहले 2023, मतलब के 7 साल के बाद सुहागपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसला ये था कि इन तीनों ने ही लवीना का कत्ल किया है और जिस तरीके से मामा ने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जो साजिश बुनी, उसको देखते हुए इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद यानी ये जब तक जिंदा है जेल के अंदर रहेंगे। तो आखिरकार 7 साल के बाद ये सजा मिली इन कातिलों को। लेकिन इधर कहानी का एक दूसरा पहलू ये था कि मामा जेल के अंदर चला गया, मुकदमा लड़ा जा रहा है, लवीना मारी जा चुकी है। लेकिन जिस जमीन के लिए झगड़ा हुआ, 10 एकड़ की जमीन, वो पिछले 7 सालों से उसी मामा के ही परिवार के कब्जे में था। फसल उग रही थी, वही परिवार के लोग ही उसके पैसे खा रहे थे। तो अदालत में लवीना की तरफ से वकील ने भी ये मुद्दा उठाया। तो इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ साथ अदालत ने एक और फैसला सुनाया और वो ये कि जो पूरी जमीन है 22 एकड़, वो लवीना के जो सबसे नजदीकी कानूनी वारिस हैं उनको दिया जाए, जिसमें जाहिर है उसकी एक बहन होगी। तो इस तरीके से ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है।